तो बच्चों, जैसे हमारी पहले बात हुई थी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन में से नीट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये लेक्चर हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर जो कि नीट एग्जाम में आए हैं, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस अब होंगे वो रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंडर जितने भी चीज़ें आती हैं उनके ऊपर बेस्ड होंगे। मेनली जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या क्रिटिकल एंगल हो गया, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, प्रिज्म हो गया। ठीक है, मेनली इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है जो 2023 के अंदर पूछा गया है नीट एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। लाइट क्या है? डिस्टेंस x ट्रेवल कर रही है इन एयर इन टाइम t1, ठीक है, और 10x डिस्टेंस कवर कर रही है टाइम t2 में किसी दूसरे मीडियम में जो कि डेंसर मीडियम है। तो ये पूछ रहा है कि दूसरे मीडियम का क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक है, तो अगर इसको करने से पहले हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, फॉर्मूले हमारे सामने नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें हमारे सामने मोटा मोटा जो आ रही है बात, वो आ रही है कि क्रिटिकल एंगल इसने हमसे पूछा है। ठीक, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? फॉर्मूला हमारा साइन सी बराबर 1/μ, ये हमारा क्रिटिकल एंगल होता है। ये क्या होता है? 1 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। कोई भी मीडियम जो एयर से ज़्यादा डेंसर हो, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, अब बात आती है कि इसने हमसे पूछा है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा। कुछ कंडीशंस उसने हमको दी हैं, तो क्रिटिकल एंगल जो भी होगा वो C होगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ आगे जो भी आता है। अब हमारे सामने दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि साइन C रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। अब अगर हमें जो आंसर निकालना है वो टर्म्स में निकालना है x और t के। ठीक, तो अगर आपको याद हो कि हमारा जो फार्मूला होता था, जो रिलेशन होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में, वो क्या था? μ1/μ2 इज इक्वल टू v2/v1। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता था। अब इसको हम थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। μ1 की जगह लिख देते हैं μ ऑफ एयर अपॉन μ ऑफ मीडियम, जो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर के, वेलोसिटी ऑफ एयर के बराबर होगा। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं एक ज़माने से, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन है कितना? x है एयर के केस में, और टाइम कितना लगा है? t1। तो चलिए इसको यहाँ पर v लिख देते हैं। यहाँ पर हम सारा केस डिस्कस करेंगे एयर का, और यहाँ पर हम करेंगे किसी अनदर मीडियम का जो डेंसर मीडियम है। अब यहाँ से हम देखते हैं v को अगर हम ऊपर ले जाएं तो v ऑफ एयर कितना हो जाएगा? x अपॉन t1, क्योंकि एयर में t1 टाइम में x डिस्टेंस कवर किया था, तो वेलोसिटी इन एयर आ गई x/t1। अच्छा, दूसरे मीडियम की अगर हम बात करें, दूसरे मीडियम में क्या होगा? दूसरे मीडियम में भी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस दूसरे मीडियम में 10x है अपॉन, इसको हम v लेते हैं, v हो गया। तो वेलोसिटी इन मीडियम कितनी आ जाएगी? 10x अपॉन t2, यहाँ पे t2, यहाँ पे t1। तो यहां से हम देखते हैं कि वेलोसिटी इन एयर और वेलोसिटी इन मीडियम हमको पता चल चुकी है। अब ये वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो कितना होगा? μ ऑफ एयर अपॉन μ ऑफ मीडियम कितना होगा? वेलोसिटी इन मीडियम जो कि है 10x/t2, ये हो गया 10x/t2 अपॉन क्या रखेंगे? वेलोसिटी इन एयर कितनी आई है? x/t1, x/t1 हो जाएगी। इसको और हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आंसर के हम नज़दीक पहुंच चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना होगा? ये 10x अपॉन t2 इंटू t1/x, x से x चला जाएगा, इधर आ जाए तो ये कितना हो जाएगा? 10t1 अपॉन t2। ये किसकी वैल्यू आई? μ ऑफ
एयर अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। ये यहाँ तक बात मेरे ख्याल से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, बस आंसर आने ही वाला है। इसका आंसर इसका करीब है कि हम इसके आंसर तक पहुँच जाएं। आंसर हमारा कहाँ से आएगा? आंसर के लिए साइन सी की ये वैल्यूज़ हमको रखनी है। अब हम देख रहे हैं कि म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ मीडियम आ चुका है, म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ मीडियम। तो हम इसके सामने डायरेक्ट 10 T1 अपॉन T2 लिख सकते हैं, साइन सी। ठीक, और सी कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 10 T1 अपॉन T2। दैट इज द फाइनल आंसर। अब इसमें देखते हैं हम ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आई होगी, चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत थी कि कैसे एक्स और टी को हम म्यू की इन टर्म्स में रख सकते हैं। ठीक है, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है हमको क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। एक लाइट रे जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में और क्रिटिकल एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो ये कह रहा है देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम कितनी होगी। ठीक, क्वेश्चन में हमको गिवन है क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री, वेलोसिटी इन मीडियम हमको बताना है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, इतने मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, एक रिलेशन आपको याद होगा, हमने शुरू में पढ़ा था, म्यू जो होता है वो बराबर होता है सी बाय वी के। सी है स्पीड ऑफ लाइट जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है और म्यू की वैल्यू भी हमको नहीं पता। तो ये म्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी? साइन सी इज इक्वल टू 1/म्यू होता है। म्यू को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 1/sin सी। सी हमको गिवन है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/sin 45 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा म्यू। sin 45 कितना होता है? sin 45 होता है 1/√2, 1/√2 जो कि ऊपर जाके हो जाएगा √2। तो फाइनली मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास आ गया है √2। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास √2। अब इस रिलेशन में हमको C मालूम था, V निकालना है और म्यू नहीं मालूम था, तो म्यू यहाँ से पता चल चुका है। तो अब हम देखते हैं म्यू इज इक्वल टू C/V है, V को इधर ले जाएं, C इतना होता है और म्यू हमने √2 निकाला है। दैट विल बी द फाइनल आंसर। ये है वेलोसिटी इन द मीडियम। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा ठीक है। हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग को उलझाने वाले क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चंस इजी हैं अगर हमारे सामने कॉन्सेप्ट है और हमारे सामने फार्मूलेज हैं और सही टाइम पे सही बात हमारे जहन में स्ट्राइक कर जाती है, तो ये नीट के क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो नीट में पूछा गया है सन 2021 में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक फिगर दी है इसने हमारे प्रिज्म की और उसमें उसने एक रे बनाकर दिखाई है ये वाली, कि इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है इमर्जेंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी है ग्लास की √3। ठीक है, इतना हमको गिवन है, तो इसमें हमें बनाना पड़ेगा रे डायग्राम। ठीक है, बगैर रे डायग्राम बनाए इसका आंसर आसानी से नहीं आ पाएगा, तो कोशिश करते हैं बनाने की। ये हमारा प्रिज्म हो गया। प्रिज्म में हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, जैसे ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा, 9 6 15, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, इतनी चीज़ गिवन नहीं थी, लेकिन हमने कॉमन सेंस से इसका आंसर निकाल लिया कि ये कितना होगा। ठीक, अच्छा, अब ये रे है जो कि इस सरफेस पर नॉर्मली क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। इस सरफेस पर 90 डिग्री पर स्ट्राइक कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एज इट इज़ सीधी निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी, थ्योरी पढ़ेंगे कायदे से सब समझ में आ जाएगा, अभी इतना टाइम नहीं है। तो हम सीधे डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको ये हमने पास कर दिया रे को। ठीक, ये एंगल इसने बनाया है यहाँ 90 डिग्री, थोड़ा सा नहीं लग रहा है लेकिन समझने भर के लिए काफ़ी है।
ये रे हमारी आई एज इट इज निकल गई, इस सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ हमें करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं डेंसर से रेयरर में जा रहा है, इसकी इंडेक्स √3 है, बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। एयर हालांकि गिवन नहीं है लेकिन हम मान लेंगे, मान लिया जाता है ठीक। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये आ गई। तो नॉर्मल से ये जो एंगल बना, ये बना एंगल ऑफ इमरजेंस E। यही इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे कुछ, और ये नॉर्मल हमने एक्सटेंड करी और ऊपर एक ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल बनाने के बाद ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। और फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं हम कि ये नॉर्मली बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। 90, 30 और 60। अब क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री पर, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो ये 60 है, तो ये एंगल हमारा आया 30 डिग्री, ठीक। यानी इसको हम कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, ठीक। ये 30 डिग्री निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था, स्नेल्स लॉ लगाने के लिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ वही पुराना अपना स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, स्नेल्स लॉ कहेगा μ1 इंटू साइन 30, म्यू ऑफ मीडियम कह लेते हैं, इंटू साइन 30 इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इंटू साइन E, म्यू ऑफ एयर इंटू साइन E हो जाएगा, ठीक। अब म्यू ऑफ मीडियम हमको गिवन है √3 इंटू साइन 30 की क्या वैल्यू होती है साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, म्यू ऑफ एयर 1 होता है इंटू साइन E हो गया, सवाल हल हो गया। साइन E की वैल्यू √3/2 तब होती है जब E 60 डिग्री होता है, और यहां से हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस निकल गया 60 डिग्री। आंसर ए इज करेक्ट। मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करने में। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, दिमाग लगता है, दिमाग की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, लेकिन आंसर आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इससे आसान और कुछ बोर्ड में भी नहीं पूछते, इतना आसान। क्या कह रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होता है क्रिटिकल एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो क्रिटिकल एंगल के, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो अगर आपको कुछ याद हो, क्रिटिकल एंगल क्या होता था, ये हमारा डेंसर मीडियम होता है, ये रेयरर मीडियम होता है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी होती है जब ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। ये वाली लाइन क्या होती है, क्या कहलाती है, ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस कब होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि ये वाली रे जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये 90 डिग्री पर एंगल बनाकर नॉर्मल के साथ निकल जाती है, जिसको हम ग्रेजिंग इमरजेंस कहा करते थे। उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के। अब उसने पहले ही ये कंडीशन दे दी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा। तो आंसर कौन सा इसमें करेक्ट होगा, आंसर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, 2019 में पूछा गया है नीट में ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सन 2016 में पूछा गया नीट एग्जाम में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी भी रे के लिए है 45 डिग्री रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, और एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री। अगर रे सफ़र करती है मिनिमम डेविएशन, यानी कंडीशन दी है कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है और रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मटेरियल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एक सिंपल सा प्रिज्म। ये हमारा प्रिज्म हो गया, ठीक है।
एंगल ऑफ प्रिज्म हमको बताया है कि 60 डिग्री है, और जो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से एंगल बना रही है 45 डिग्री का, यानी हमको गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितना है 45 डिग्री। ठीक, ये है कहानी इस क्वेश्चन की। अब ये कह रहा है अगर रे सफ़र करती है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या थी? मिनिमम डेविएशन तब होगा जब I इज इक्वल टू E होगा, और ये जो R है ये होगा A/2। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? अब हमसे ये पूछ रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा। मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारे सामने? I + E - A। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है हमको 45 डिग्री, प्लस E हमको गिवन है, मिनिमम डेविएशन है तो E बराबर I होगा, तो ये भी होगा 45 डिग्री, माइनस एंगल A हमको एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम है कितना है 60, 90 - 60, तो मिनिमम डेविएशन कौन सा है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है 30 डिग्री। अब इसमें देखें आप, दो ऑप्शन आ रहे हैं 30 डिग्री के, तो ये ऑप्शन तो हमारे कट हो जाते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक सही आंसर हो सकता है, तो इसके लिए हमको निकालना होगा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कि प्रिज्म का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये क्या है? म्यू ऑफ मटेरियल, म्यू ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। साइन I हमारे पास है साइन 45, और साइन R हमारे पास कितना है? साइन R अभी हमें निकालना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला, 60 अपॉन 2, ये हो गया 30 डिग्री। तो अब साइन R की जगह हम वैल्यू रखेंगे साइन 30, और हो गया आंसर ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 2। ठीक है, 2/√2। अब इसमें ऑप्शन कहीं भी 2/√2 नहीं है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। √2/√2 से इसको हमने कर दिया इसका काम, तो ये हो गया 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 गया, आंसर आया √2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या आ गया? म्यू ऑफ मटेरियल, ये आ गया हमारे पास √2। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? द आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो नीट एग्जाम में आ चुके हैं। 2016 से 2030 तक के 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। सैकड़ों क्वेश्चन हैं, भरे हुए हैं, जितनी प्रैक्टिस करें उतने कम है, लेकिन एक जनरल आइडिया के लिए ये करना ज़रूरी था, और इससे हमें ये भी मालूम चलता है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। तो जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।